जय हिंद। आज हम 23 मार्च 1931 को वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर सेंट्रल जेल में वीर भगत सिंह तथा उनके साथियों को मिली फांसी की सज़ा के बारे में जानते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म सन 1907 पाकिस्तान के जिला लियालपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह उनको क्रांतिकारी तथा माता विद्यावती कौर उन्हें संवेदनशीलता तथा सहनशीलता के गुण सिखाते थे। वे अपने प्राथमिक शिक्षा लाहौर से प्राप्त किए। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचार के थे। उनके बचपन का एक किस्सा है। उनके चाचा अजीत सिंह अपने बाग में आम का गुठली लगा रहे थे। भगत सिंह प्रश्न करते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। उनके चाचा जवाब देते हैं, ये आम का गुठली लगा रहे हैं, ये पेड़ बड़े होने पर आम फलेंगे इसमें। इस जवाब से भगत सिंह घट जाता है और एक पिस्तौल लाकर जिस तरह से गुठली लगाया गया था, मिट्टी के अंदर रोपा जा रहा था गुठली को, उसी तरह से बंदूक को रोपने लगता है। उसके चाचा प्रश्न करते हैं, भगत सिंह ये क्या कर रहे हो। जवाब देता है भगत सिंह कि चाचा, हम बंदूक बो रहे हैं और ये आगे चलकर बड़े बंदूक के पेड़ बनेंगे और इसमें से बहुत बंदूक फलेंगे और इस बंदूक से हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। तो भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनका प्राथमिक शिक्षा लाहौर में हुआ। उनके बाद वे लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला लिए। वहाँ उन्होंने एक वर्ष छात्रावास में रहकर अध्ययन किया। इस क्रम में उन्होंने नियमित रूप से एक वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप भी किया। इसका उल्लेख उनके जेल में लिखित किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस किताब में उल्लेख मिलता है। जब भगत सिंह 12 वर्ष की अवस्था के थे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस कांड से आहत भगत सिंह लाहौर से अमृतसर के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। वो आते हैं और जब जलियांवाला बाग पहुंचते हैं तो उस घटनास्थल पर पहुंचकर वे देखते हैं कि खून से सनी लाशें पड़ी हुई है, मिट्टी खून से सनी पड़ी हुई है। इन सब देख के वो काफ़ी भावुक होते हैं। छत विछत लाशों को देखकर उनका मन अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश से भर जाता है। वो वहाँ से जलियांवाला बाग से वहाँ की मिट्टी लेकर अपने घर को लौटते हैं। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था। निर्दोषों के खून से सनी माटी को भगत सिंह ने चूमा था। निर्दोषों के खून से सनी माटी को भगत सिंह ने चूमा था। भगत सिंह गांधी जी के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी के आह्वान पर 1920 में असहयोग आंदोलन में भगत सिंह कूद पड़े। असहयोग आंदोलन में उन्होंने, उस समय उनकी उम्र काफ़ी कम थी, वो अपने शरीर के अनुसार से, अपने आत्मबल के अनुसार से काफ़ी योगदान दिया असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन का क्रम चलता गया। 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा थाने में एक हिंसक घटना होती है। इस हिंसक घटना को इतिहास चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानती है। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस होने के चलते महात्मा गांधी के काफ़ी सहयोगियों, मित्रों ने उनका विरोध किया। सभी को लग रहा था कि असहयोग आंदोलन से अंग्रेज झुक जाएगा और वो भारत की सत्ता को भारत के लोगों को सौंपकर वो भारत छोड़ देंगे। परंतु असहयोग आंदोलन इन सभी हिंसक घटनाओं के कारण बंद करना पड़ा। इससे आहत होकर भगत सिंह ने क्रांति का रास्ता अपनाया। क्रांति के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। कॉलेज की पढ़ाई रुकने से उनकी माता उनके लिए
विवाह का प्रस्ताव लाए। विवाह के प्रस्ताव को उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, यदि उनकी शादी आज़ादी से पहले होती है तो उनकी दुल्हन मौत होगी। क्रांति के दौर में उन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की। यह नौजवान सभा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध पर्चे निकालती थी। पर्चे यानी बैलेट पेपर, जो भारतीय नौजवान को एकजुट और संगठित करने का काम करती थी। अंग्रेज को यह काम रास नहीं आया। अंग्रेज ने भगत सिंह को 1927 में पकड़कर उन्हें काफ़ी यातनाएं दी, उन्हें काफ़ी मारा पीटा। उस समय 60,000 रुपया देकर उनके पिताजी भगत सिंह को जमानत दिलवाते हैं। भगत सिंह का जमानत हो जाता है और 1927 तक एक और पार्टी उत्तर प्रदेश कानपुर के क्षेत्र में एक्टिव थी। वो पार्टी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA के हेड उस समय हुआ करते थे। 1927 में काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल समेत अन्य 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनको फांसी होने के बाद इस समय HRA संगठन द्वारा एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया जाता है। सन 1927 में काकोरी घटना होता है। इस घटना के मुख्य आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल समेत अन्य 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा सुनाने के बाद इस HRA के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। इस समय भगत सिंह पंजाब के क्षेत्रों में नौजवान सभा संचालित कर रहे थे और इधर यूपी के क्षेत्रों में चंद्रशेखर आज़ाद HRA का संचालन कर रहे थे। इन दोनों के बीच एक गुप्त मीटिंग फिरोज शाह कोटला दिल्ली के मैदान में होता है। इस मीटिंग का निष्कर्ष निकलता है कि HRA का नाम बदलकर HSRA रखा गया और HRA और नौजवान भारत दोनों का विलय किया गया। यानी भगत सिंह का पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी दोनों का विलय कर दिया जाता है और इसका एक संयुक्त नाम HSRA रखा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन में सोशलिस्ट जोड़ने के मुख्य कारण भगत सिंह का समाजवाद के प्रति निष्ठा था। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्हें भारत के किसान मजदूर की दशा देखकर बहुत असहनीय पीड़ा होती थी। भारत के अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी भारत की आज़ादी को प्राथमिकता देते थे, परंतु भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर जैसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक थे जो भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत में सोशल रिफॉर्म की बात किया करते थे। इतिहास के कालखंड में 1928 का दौर चल रहा था। इस क्रम में साइमन कमीशन का व्यापक तौर पर विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर मृत्यु की जाती है। जब लाला लाजपत राय अस्पताल में थे तो उन सबों से मिलने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे कुछ प्रमुख क्रांतिकारी उनसे मिलने आते हैं। उनसे मिलने आने के क्रम में लाला लाजपत राय कहते हैं, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेज की ताबूत की कील बनेगी। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए HSRA ने प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक स्कॉट की हत्या करना HSRA का उद्देश्य था। जहां इनका बताया गया कि स्कॉट है, जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश ये लोग पहुंचते हैं, तो वहां इनके साथियों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्कॉट के जगह पे सॉन्डर्स मारा जाता है। सॉन्डर्स के मृत्यु के बाद वहां से भगत सिंह दुर्गा भाभी के सहयोग से वहां से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। अंग्रेजों ने इन सभी क्रांतिकारियों की व्यापक पैमाने पर खोजबीन की, परंतु ये सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े। 8 अप्रैल 1829 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह,
केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट बाहरी सरकार को सुनाने के लिए हल्के बम का प्रयोग किया और ये बम केंद्रीय असेंबली के अंतर्गत बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह फेंके। इस बम से कहीं कहीं किसी को हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली और न ही किसी को छोटा मोटा खरोच भी आया। ये बम सिर्फ बाहरी सरकार को सुनाने के लिए फेंका गया था। बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह चाहते तो वहाँ से बच निकलते, परंतु वो अपना गिरफ्तारी देना चाहते थे और वो गिरफ्तार कर लिए गए अंग्रेजों के द्वारा और उन्होंने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा लगाया। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। इस क्रम में 1930, 31, 32 प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया जाता है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन में जो क्रांतिकारी या उदारवादी नेता थे, जो आज़ादी के कार्यों से संबंधित जेल में थे, उनको छुड़ाने पर बात हुई और बहुत से कैदियों को रिहा करने की बात गांधी के तरफ से रखा गया और उस पर सहमति हो गई। परंतु जिनको फांसी की सज़ा निश्चित की गई थी, जिनके लिए फांसी की सज़ा निश्चित की गई थी, जैसे भगत सिंह, इनके सहयोगी राजगुरु, सुखदेव, इन सब की फांसी माफ़ करने के लिए अंग्रेज सरकार इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी द्वितीय गोलमेज से वापस आते हैं। जब भारत की जनता को पता चलता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कैदियों की रिहाई की चर्चा किया गया, परंतु उसमें भगत सिंह और इनके साथियों की रिहाई की चर्चा नहीं हुई, तो इस से काफ़ी भारत के जनता दुखी हुई। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने भी महात्मा गांधी का विरोध किया। उन्होंने इसलिए विरोध किया, यदि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि क्रांतिकारियों की रिहाई नहीं हो सकती तो आपने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ही क्यों लिया। इस मत को लेकर गांधी का भगत सिंह के फांसी के संदर्भ में विरोध होता रहा है। भगत सिंह जेल में भी भूख हड़ताल किए और भगत सिंह जेल में ही मैं नास्तिक क्यों हूँ इस किताब की रचना की। देखिए मेरे हाथ में है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये उन्होंने जेल में लिखे थे। जेल में भूख हड़ताल के बाद इनकी स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आने लगी। अंग्रेज इसको देखते हुए आनन फानन से 24 मार्च 1931 को फांसी का डेट निश्चित करता है। परंतु भगत सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे, उनको पता था कि यदि 24 मार्च को फांसी दिया जाए तो यह भारत की जनता इकट्ठी होकर जेल को में तोड़फोड़ कर सकती है या भगत सिंह के फांसी को टलवा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने 24 मार्च के जगह 23 मार्च के शाम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दिया। इस फांसी को भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को चूमते हुए अपने गले लगाया। धन्य है वो माता जिसने भगत सिंह जैसे सपूतों को जन्म दिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।